हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं ऐसा मानती हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है इस बार जो आपने एनटीए का दिया है वो बहुत ही आपका अच्छा गया होगा, क्योंकि मैंने जो एनालाइज़ किया है इस बार वो ये है कि जो आपका पिछली बार एग्ज़ाम आया था उससे जो इस बार का एग्ज़ाम है वो फिर भी आपका, हम कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल का जो है वो एग्ज़ाम एनटीए ने इस बार कंडक्ट करवाया था। ठीक है। और प्लस ये इस बार ऑफलाइन मोड में भी था। ठीक है। तो उसके अलग बेनिफिट्स थे आपके लिए। ठीक है। तो आज मैं आपके लिए जो है वो कॉमर्स का पेपर 2, आपका जो सब्जेक्ट है कॉमर्स, उसका पेपर की आंसर की लेकर आई हूँ। ठीक है। तो हम इसको 1 बाय 1 जो क्वेश्चंस हैं इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं साथ के साथ आपको बताऊंगी। तो आपका क्या काम है, आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक निकालनी है और उसमें आपने टॉपिक नोट डाउन करना है और किस यूनिट से आया है वो क्वेश्चन ये नोट डाउन करना है एंड आपकी आंसर की। ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ EBIT इज इक्वल टू 1120 एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 320, फिक्स कॉस्ट आपको 700 गिवन है, तो इसमें हमें निकालना था ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला ये किस आपके यूनिट से आया है, ये आपका बिजनेस फाइनेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। बिजनेस फाइनेंस, और बिजनेस फाइनेंस में आपसे क्या पूछा गया है, ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपका आंसर जो है वो आपका निकल आया होगा। तो इसका आंसर जो आएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 1.625। ठीक है। इट विल बी करेक्ट आंसर। देन सेकंड, अरेंज द स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अब आपको पता है जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, स्टेप्स वाले या सीक्वेंस में करने वाले, ये हमेशा आते हैं, ये फेवरेट टॉपिक्स होते हैं एनडीए के। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको प्रोसेस पूछा हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस पूछा हुआ है। ठीक है। तो ये आपका मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, बिजनेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड। ठीक है। इसमें आप प्रोसेस अगर देखो, सिलेक्शन टेस्ट, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, इंटरव्यू, फिजिकल एग्जामिनेशन, अप्रूवल बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आपको पता है स्क्रीनिंग करते हैं हम एप्लीकेशन की, जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशन आई होती है उसको हम पहले देखते हैं कि कौन सी जो एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं उसमें से हमारे जो जॉब की प्रोफाइल है या स्पेसिफिकेशन है उससे कौन सी मैच करती है। उसके बाद हम वो एप्लीकेशन सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है। देन स्क्रीनिंग हो गया, उसके बाद टेस्ट होते हैं आपके। टेस्ट में जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं आपके, इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं, अलग अलग टाइप के आपके टेस्ट होते हैं। उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है। ठीक है। इंटरव्यू के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद लास्ट में जो है अथॉरिटी अप्रूव करती है कि किस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद उसकी प्लेसमेंट कर दी जाती है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था स्टेप्स सिलेक्शन प्रोसेस के। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, BADCE। ठीक है। देन थर्ड आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज ऑफ नेट इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये आपका किससे आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट, ये भी आपका बिजनेस फाइनेंस से ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है ये भी बिजनेस फाइनेंस से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। आपको नेट इनकम अप्रोच का पूछा गया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में नेट इनकम अप्रोच जो है, जो ये किसकी थ्योरीज हैं, ये थ्योरीज हैं। ठीक है। थ्योरीज हैं ये, जैसे आपने किया होगा डिविडेंड थ्योरीज की होगी। ठीक है। उसके बाद आपने कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज की होंगी, तो उसमें से नेट इनकम अप्रोच का आपको पूछ रहे हैं कि कौन कौन से फीचर जो है वो इससे मैच कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें देखो, फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देयर इज नो टैक्स, रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर विल नॉट चेंज बाय द यूज ऑफ डेट, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी डज नॉट अफेक्ट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। देन लास्ट बोला हुआ है आपको, द बिजनेस रिस्क विल रिमेन कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ डेट एंड इक्विटी मिक्स। तो इसमें से आपके जो ये दो ऑप्शंस हैं वो नहीं हैं आपके। ठीक है। जो आपके फर्स्ट 3 ऑप्शंस हैं ये आपके ठीक है। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, ABC ओनली। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस शुड इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है। ये किससे आ गया आपका क्वेश्चन? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस यूनिट से ये टॉपिक आपका पूछा गया है, जो कि इंश्योरेंस से पूछा गया है। आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस टाइप के इंश्योरेंस में जो है वो ज़रूरी होता है पॉलिसी लेते टाइम।
तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, फायर इंश्योरेंस। ठीक है, फायर इंश्योरेंस में आपका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो होना चाहिए एट द टाइम ऑफ पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द की कंपोनेंट्स ऑफ थर्ड जनरेशन बैलेंस स्कोर कार्ड। ठीक है, ये आपका बैलेंस स्कोर कार्ड का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये भी आपका HRM से आया है। ठीक है, तो आपका ये क्या है, डेस्टिनेशन स्टेटमेंट होती है, ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसमें, या स्ट्रेटेजिक लिंकेज मॉडल एंड पर्सपेक्टिव है, या मेजर एंड इनिशिएटिव, देन लास्ट ऑप्शन स्ट्रेटेजिक ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन। तो इसमें से आपका सिर्फ जो है ए वाले को छोड़ के आपके ये सारे जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं थर्ड जनरेशन ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड के। ठीक है, गॉट इट। तो ये आपका करेक्ट आंसर थर्ड बन जाएगा, BCDE ओनली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सिक्स्थ वन, ये देखते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है, हु हैज प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। एक सेकेंड, हाँ, who has propounded the theory of absolute advantage in his book An Enquiry into the Nature Causes of Wealth of Nation। तो अगर आप सिर्फ वेल्थ ऑफ नेशन वर्ड पे भी ध्यान दो तो वेल्थ ऑफ नेशन हमेशा आपका ये जो कीवर्ड है किस जो है थ्योरी से जुड़ा होता है, ये आपका एडम स्मिथ। ठीक है, जहाँ पे भी वेल्थ वर्ड आ जाता है, जो इकोनॉमिक्स की भी वेल्थ डेफिनेशन है वो आपकी एडम स्मिथ आपने याद रखना है। ठीक है, एडम स्मिथ। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इन विच ईयर द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वाज सेटअप। मतलब गैट के बारे में आ गया। ठीक है, आपका ये इंटरनेशनल बिजनेस से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जो आपका यूनिट 2 है इसमें से आपको पूछा हुआ है गैट जो है वो कब सेटअप हुआ है। तो आपके जितने भी ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है, या आपके रीजनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या आपका जैसे WTO है, ठीक है, आपका IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनकी जो आपको इस्टेब्लिशमेंट डेट है या कब सेटअप हुआ है, हेड क्वार्टर्स, ये सारे आपको याद करके जाने होते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको आता ही आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 अक्टूबर 1947। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन, इस ये मैच ऑफ द कॉलम है। ठीक है, लिस्ट 1 में आपको आइटम्स गिवन है एंड लिस्ट 2 में इनके हेड्स गिवन है। ये आपका किससे है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में से अकाउंटिंग का क्वेश्चन आ गया आपको 8th क्वेश्चन, इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, तो देखो अगर आपको इसमें से करंट लायबिलिटीज आपको देखो डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ है, थोड़े डिफिकल्ट वाले दिए हुए हैं। अगर सिंपल दे देते हैं यहाँ पे फिक्स एसेट्स, ठीक है, या फिर आपको कैश एंड इक्विवेलेंट, वो बहुत इजी हो जाते हैं। थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा मतलब मॉडरेट बना दिया इसको क्वेश्चन को। तो इन्होंने देखो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो सकता है आपका, करंट लायबिलिटी हो सकती है। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिए हुए हैं, ये क्या है आपके, ठीक है, ये आपके करंट एसेट इन्वेंट्री एंड आपको करंट एसेट्स अदर देन करंट एसेट्स, जो मतलब अदर वाले में आते हैं ये आपके। इसका आंसर देखते हैं हम, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी का, तो आपका सेकंड होगा। ठीक है, देन आपका एक सेकंड, ये आपका हो जाएगा 4th ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ए का 4th, ठीक है, देन बी का 1 आपका करंट लायबिलिटी, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने बताया आपको, तो 4th ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, देन नेक्स्ट है मैच लिस्ट विद लिस्ट 2। अब यहाँ पे आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गिवन है एक लिस्ट में, और एक लिस्ट में आपको उनके जो आपको क्या बताता है, मतलब ये वाला स्टैंडर्ड किसके बारे में बताता है हमें, वो गिवन है। तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप आई होप आप करके गए होगे। ठीक है, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो याद नहीं होते, बट जो आपके मेन है जो प्रीवियस ईयर में अगर आपने प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको ये इंपॉर्टेंट वाले हमेशा ही आपको रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए का 4th इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या बताता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता है हमारा। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है इन्वेंट्रीज के बारे में बताता है, एंड 16 आपका जो है वो आपका
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बताता है। तो ये आपका किससे आ गया, अकाउंटिंग से आ गया क्वेश्चन अगेन। ठीक है, तो आप नोट डाउन करते जाना जो मैंने आपको बताया है कि किस यूनिट से आपका जो है क्वेश्चन कि कैसे कितने कितने आए हैं और किस टाइप के आए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन। ठीक है, 9th हो गया ना, हाँ 10th क्वेश्चन है हमारा। अंडर सेक्शन 44A(b) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ऑडिट इज कंपल्सरी इफ अ पर्सन इज कैरिंग ऑन बिजनेस हुज ग्रॉस टर्नओवर एक्सीड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका ये किस यूनिट से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आपका ये इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से पूछा गया है। और आपने ये जो दो वर्ड्स होते हैं हमेशा, एक टर्नओवर होता है और एक आपका होता है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इसमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, आपको ग्रॉस टर्नओवर पूछा हुआ है कि कितने से ज़्यादा अगर टर्नओवर हो जाती है किसी भी बिजनेस की तो उसको कंपलसरी होता है इनकम टैक्स में ऑडिट करवाना। ठीक है, अंडर सेक्शन 44A(b), तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, सेकेंड, ₹1 करोड़। तो ₹1 करोड़ से ज़्यादा अगर किसी की ग्रॉस टर्नओवर रेशियो है तो उसको ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है उस बिजनेस को। ठीक है, नेक्स्ट है फिर से हमारा मैचिंग का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखो, मैचिंग में आपको फर्स्ट लिस्ट में क्या गिवन है, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, डिमांड शेड्यूल। तो आपको ये आपको किस यूनिट से पूछा गया है, ये आपको पूछा गया है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन आ गया आपका, एक सेकेंड, चलो, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन वर्ड क्या होता है, जब दो गुड्स जो हैं एक दूसरे की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका टी कॉफ़ी हो गया, कोक पेप्सी हो गया। ठीक है, आपके ये जो टूथपेस्ट होते हैं अलग अलग कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी अगर आपको पता है तो आप एक ऑप्शन से ही सॉल्व कर लोगे इस मैच ऑफ द फॉलोइंग को। इनकम इफेक्ट, ठीक है, जो हम इनकम को कंपेयर करते हैं डिमांड के साथ। तो हम ये देखते हैं लिस्ट 2 में, अ टेबल शोइंग द डिफरेंस बिटवीन different quantities of a good that a person is willing and able to buy at a given period of time। ठीक है, ये भी हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइस ऑन क्वांटिटी डिमांडेड अ इंडिविजुअल अराइजिंग फ्रॉम अ कस्टमर स्विचिंग टू और फ्रॉम एन अल्टरनेटिव प्रोडक्ट। देखो, स्विचिंग वर्ड आ गया एंड अल्टरनेटिव वर्ड आ गया, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का आ गया हमारा आंसर। ठीक है, देन आपका डिमांड शेड्यूल, ये टेबल आ गया, टेबल। ठीक है, टेबल जो बताता है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ गुड, तो ये डिमांड है और टेबल वर्ड आया इसलिए शेड्यूल आ गया, शेड्यूल मतलब टेबल होता है आपका। ठीक है, तो आपका सी का सेकंड आ गया, तो बी का थर्ड, सी का सेकंड। अगर ये भी आपको पता है इतना, ये तो इजी है दोनों, तब भी आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो इसका हम देखते हैं एक बार आंसर। ठीक है, ये देखो, ठीक है, आपका सी का आपका क्या बोला मैंने, डिमांड शेड्यूल, एक सेकेंड, डिमांड शेड्यूल का सी का 2, सी का 2, अच्छा ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सही कर लेना, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, फिर आपका ये ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, हु हैज स्टार्टेड दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल टू ऑफन डीजेनरेट्स इनटू अ डिसऑनेस्ट एनुअल रिचुअल्स। ये किसने जो है वो आपका बोला था, ये स्टेटमेंट किसने बोली थी आपकी, कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो डिसऑनेस्ट एनुअल रिचुअल को डीजेनरेट करता है। तो ये आपके किसने बोला था, आर्मस्ट्रॉन्ग एंड मर्लिस। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 12th का। देन 13, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। आपने डिमांड चैप्टर पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक्स, ये HRM का क्वेश्चन था, ये आपका इकोनॉमिक्स का था, लिख देती हूँ मैं आपको, ये आपका HRM का क्वेश्चन एंड ये आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपने डिमांड चैप्टर पढ़ा होगा,
तो इसमें से क्वेश्चन आया है आपका, टेस्ट एंड डिजायर ऑफ कंज्यूमर ऑफ अ कॉमोडिटी, एक्सपेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स। तो इसमें से क्या जो है हम डिमांड में इंक्लूड नहीं करते। तो आपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी पढ़ा होगा, जिसमें आपके सब्सटीट्यूट आ जाते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट गुड्स आ जाते हैं। तो आपका जो आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा सेकेंड वन, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ द कंज्यूमर इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14th, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो आपको यहाँ पे फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, सेल्स एंड लीज बैक एंड डायरेक्ट लीज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आपके ना कुछ टॉपिक्स ना जो है वो ओवरलैप भी होते हैं, कुछ इंटरनेशनल बिजनेस के टॉपिक्स आपके बैंकिंग के साथ भी जो है वो ओवरलैप हो जाते हैं। तो ये आप लगा लो, चलो लीज वाला ये हम बिजनेस, ये इंटरनेशनल बिजनेस में ही कर लेते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में, या फिर आप बैंकिंग वाले में भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, या ये आप बिजनेस एनवायरनमेंट में भी आ सकता है ये वाला टॉपिक, बिजनेस एनवायरनमेंट में से, ठीक है। तो ये तीनों में ही आ जाता है ये वाला टॉपिक। तो फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, सेल्स एंड लीज बैक, ठीक है। ये हमारा इसका क्या ऑप्शन क्या आंसर आ जाएगा देखते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपका फाइनेंस लीज का क्या आ जाएगा, द लेसर ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू द ओनरशिप ऑफ द एसेट्स ऑफ द लेसी, ठीक है। तो और बी का आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग लीज का, द लेसर डज नॉट ट्रांसफर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप ऑफ द एसेट्स। एंड सेल एंड लीज बैक क्या होता है, जब हम सेल कर देते हैं कोई भी एसेट, ठीक है, उसके बाद फिर उसी को ही वापस हम खुद रेंट पे जो है वो उससे लीज पे, रेंट पे ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये आपका सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, द लेसी सेल एन एसेट फॉर कैश टू प्रोस्पेक्टिव लेसर, ठीक है, क्योंकि उसको कैश चाहिए होता है सेलर को, इसलिए वो सेल करके फिर दोबारा से जो है उसको ही रेंट पे यूज करने के लिए उससे ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन हमारा है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। आपके देखो मैचिंग के क्वेश्चन काफी आए हुए हैं। मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग मुझे इजी लगते हैं, क्योंकि इसमें अगर आपको एक या दो ऑप्शन भी आते होते हैं तो ये हमारा आंसर इसका आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कार्सिटी, कंजप्शन, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट डिमांड, फिर से आपका किस में से आ गया क्वेश्चन, बिजनेस इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। लास्ट में आप टोटल कर लेना कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस यूनिट से आए थे इस बार, ठीक है। स्कार्सिटी, कंजप्शन, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट डिमांड। स्कार्सिटी क्या होती है, जब जो आपको पता है ह्यूमन बीइंग की जो है वो अनलिमिटेड वांट होती है, बट रिसोर्सेज हमारे पास जो है वो रेयर होते हैं, स्कार्स होते हैं, अबंडेंस में हर रिसोर्सेज नहीं होते। इसीलिए ही हम इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ते हैं कि कैसे जो है स्कार्स रिसोर्सेज को हमने एलोकेट करना है जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। यही रीज़न होता है इकोनॉमिक्स पढ़ने का। तो स्कार्सिटी क्या हो जाएगी आपकी, द एक्सेस ऑफ ह्यूमन वांट्स ओवर हु कैन एक्चुअली बी प्रोड्यूस टू फुलफिल देयर वांट्स। तो आपकी जब ह्यूमन वांट्स ज़्यादा हो जाती है और रिसोर्सेज कम होते हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप कंजप्शन क्या होती है आपकी, कंजप्शन हो जाएगी द ब्रांच ऑफ दैट स्टडीज इकोनॉमिक्स एग्रीगेट द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। एक सेकेंड रुको। एग्रीगेट डिमांड, द एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई वांट, द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। ये आपका आई थिंक बी का, ए का तो थर्ड है, ठीक है, बी का 1 होना चाहिए आई थिंक, द एट ऑफ यूजिंग ऑफ, हाँ ये आपका ये सही कर लो, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे आपका स्कार्सिटी का तो ये हो जाएगा आपका, कंजप्शन का ये हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का फोर्थ हो जाएगा आपका, सी का फोर्थ हो जाएगा, है ना। तो आपका ये थर्ड ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसको सही कर लेना आप, इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा 15th क्वेश्चन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो अभी आपका किससे क्वेश्चन आ गया, ये आपका आ गया स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आ गया आपका ये, ठीक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपका रिसर्च एप्टीट्यूड भी आता है साथ में, है ना।
तो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है कॉमर्स के, ठीक है। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, तो आपका ये रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है, सैम्पलिंग टॉपिक से। तो इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर्ड, कोटा, स्ट्रेटिफाइड, स्नोबॉल, ठीक है। तो आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। देन क्लस्टर सैम्पलिंग भी हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। देन स्ट्रेटिफाइड पढ़ते हैं, और ये जो आपका कोटा और स्नोबॉल है ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंडर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस डिविडेंड पेड आर शोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन आपने बहुत ध्यान से पढ़ना था। अगर आपने ये ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आप, मुझे पता है पक्का आप ये गलत करके आए होगे। इन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस डिविडेंड पेड, अब यहाँ पे पहले ही आपको क्या गिवन है कि फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल किसी बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बताना है आपने कि इन्होंने जो है वो डिविडेंड पेड जो आपकी एंट्री है या ट्रांजैक्शन ये करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं, ये आपकी किस एक्टिविटी के अंडर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करेंगे। तो अगर ये नॉर्मल बिजनेस होता तो हम इसको क्या बोलते, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता। बट क्योंकि ये फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज है, मतलब उनका डेली यही काम है, उनका मेन, इनका जो मेन इनकी जॉब है या इनका जो बिजनेस है इसी चीज़ का बिजनेस है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, आपका इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट आंसर, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको है वो पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका किस में से क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका फिर से अकाउंटिंग यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 6 लाख, करंट रेशियो आपको गिवन है, लिक्विड रेशियो गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, ये भी अकाउंट से ही क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला अगर आपको आता होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इसमें आपने क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, इसमें आपने ये दो आपको रेशियोज गिवन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको करंट रेशियो गिवन है और आपको कौन सी रेशियो गिवन है, लिक्विड रेशियो गिवन है, या जिसको आप क्विक एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना था, इन दोनों रेशियोज की हेल्प से आपने क्या निकाल लेना था, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज निकाल लेना था, ठीक है। देन आपको उसके बाद क्या करना था, आपको पता है कि लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो उसके बाद आपने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी यहाँ से निकाल के इन रेशियो के हेल्प से उसके बाद आपने इसको ऐसे सॉल्व कर देना था, ठीक है। देन आपका आंसर आ जाएगा, इसमें आप सॉल्व कर लेना, 4 लाख आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट ऑफ TDS ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर इफ द रेसिपेंट इज एन इंडिविजुअल। इसमें से बोला है कि TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जिसे कहते हैं हम, ये कितना रेट होता है अगर वो कॉन्ट्रैक्टर को जो है पे करना होता है एट द टाइम ऑफ रिसिपेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आ जाएगा, 5%। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किससे आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है बैंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है बैंकिंग का क्वेश्चन, जिसमें आपको ईयर्स पूछे हुए हैं, ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला आपको जो है वो क्या गिवन है, IFCI बैंक, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो आपका इसमें, अगर आपको इसमें से इसका भी पता होगा, अगर IFCI या ICICI, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन बैंक्स हैं, ये तो आपने नेम सुने ही होंगे, तो अगर इन दोनों का भी पता होगा तो आपका जो है आंसर बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। तो आपका ICICI बैंक का क्या आ जाएगा, 1948। देन आपका ए का क्या आ जाएगा, 1955। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 21st क्वेश्चन। आपका वैसे अगर देखा जाए तो इतना भी टफ इस बार नहीं आया था एग्जाम, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, इतने लेंदी भी नहीं थे। जैसे आपका पिछला प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें आपके इतने ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन आते थे, अब तक जितने भी आए हैं 2 साल से जो आ रहे हैं आपके, उसमें आपको रीड करने में ही आपको
5 मिनट तो रीड करने में ही उसको लग जाते हैं, उसको सीक्वेंस करने में ही लग जाते थे। बट इस बार अच्छा आया था आपका एग्जाम, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए थे इसमें। अगर आपको पता है तो आपने बहुत फटाफट आंसर मार्क कर दिया होगा, नहीं पता तो फिर आप कुछ भी आपने तुक्का मारा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन, इफ अ पार्टनरशिप फॉर्म टू कैरी ऑन अ बिजनेस विदाउट स्पेसिफाइंग एनी पीरियड ऑफ टाइम एंड कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट एट एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स आर विलिंग टू कैरी इज कॉल्ड। अब ये आपका किस में से क्वेश्चन आया है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट्स का, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा हुआ है टाइप ऑफ पार्टनरशिप पूछी हुई है कि अगर पार्टनरशिप जो है वो उसका बिजनेस जो है अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप जो डीड थी उसमें आपने क्या स्पेसिफाई किया था कि हमारी जो पार्टनरशिप होगी वो सिर्फ 3 साल के लिए होगी, बट उसके बाद भी हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया? कंटिन्यू किया एट विल, सबकी विल पे, मतलब सब मान गए कि हाँ जी सबने अग्री कर दिया, हाँ जी ठीक है हम ये पार्टनरशिप आगे फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं, 2 इयर्स के लिए और कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो क्योंकि वर्ड आ गया विलिंग, तो इसका आपका क्या आंसर हो जाएगा? पार्टनरशिप एट विल, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22nd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द प्रिंसिपल ऑफ जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अब फिर से गैट का एक और क्वेश्चन आ गया आपका, इंटरनेशनल बिजनेस का क्वेश्चन है। तो इसमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है वो है गैट से रिलेटेड? तो आपका फर्स्ट देखो, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, हाँ जी ठीक है। ये जो आपका प्रिंसिपल्स जो है गैट के वो या WTO के भी आपका कहता है कि जो ट्रेड है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी आपका फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए या किसी को फेवर, किसी कंट्री को फेवर नहीं करना। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रोटेक्शन ओनली थ्रू टैरिफ, अगर आपको जो है अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है तो आप टैरिफ के थ्रू कर सकते हो। देन स्टेबल ट्रेड, ठीक है। देन कंसल्टेशन अनफेयर, तो अनफेयर वाला ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, तो आपके क्या बच गए? ये 4th ऑप्शन जो है सही हो गए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन ABCD ओनली, ठीक है। समझ है, आ गया, क्लियर है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं 23rd क्वेश्चन हमारा, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट इट्स एक्टिविटीज in one central place but rather in multiple locations by suppliers and partner firms as part of strategic alliance or a larger supply chain is termed as what? तो यहाँ पे आपको ये वाला वर्ड जो आ गया ना, लार्जर सप्लाई चेन एंड मल्टीपल लोकेशन, इससे क्या आ जाएगा आपका आंसर? नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में से आ गया आपका, ठीक है। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है शोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो आपको अकाउंट से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, बट इजी आए हैं, इतने टफ नहीं आए हैं। तो इसमें से आपने बताना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, मतलब जो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हेड होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ये इसमें से कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आएंगी? तो कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, हाँ जी फिक्स एसेट्स की सेल है तो इन्वेस्टमेंट से तो रिलेटेड है ही है। देन रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, नो, ये आपका आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है, तो ये आपका नहीं होएगा। देन नेक्स्ट डिबेंचर परचेज्ड, ये भी नहीं आएगा आपका, ठीक है, डिबेंचर परचेज नहीं आएगा, ठीक है। देन आपका लोन एडवांस भी नहीं आएगा, ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है। देन आपका परचेज ऑफ पेटेंट्स आ जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ACE, सॉरी ये आपका आएगा इन्वेस्टिंग में, डिबेंचर है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये आपका इन्वेस्टिंग में आएगा, ये नहीं आएगा, हाँ ठीक है, ACE हो गया आपका ऑप्शन, ठीक है। ACE ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, मतलब कि आपके ये आ जाएंगे, एक ये आ जाएगा फिक्स एसेट्स, देन डिबेंचर्स परचेज एंड परचेज ऑफ पेटेंट्स, ये इंटेंजिबल एसेट आ गया इसलिए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ACE ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 25th क्वेश्चन, द सिस्टम वेयर टू और मोर banking companies are controlled by one or two individuals is called। किस टाइप की बैंकिंग जो होती है जहाँ पे
आपकी जो बैंकिंग कंपनी होती है या जो बैंक होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा जो है इंडिविजुअल कंट्रोल करता है, तो इस टाइप की बैंकिंग को क्या बोलते हैं हम? चेन बैंकिंग। ठीक है, तो ये आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस यूनिट से आपका टॉपिक आया हुआ है, टाइप्स ऑफ बैंकिंग। देन नेक्स्ट है अरेंज द 5 वेरिएबल्स ऑफ इंटर रिलेशनशिप अंडर द मॉडल ऑफ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन प्रोपाउंडेड बाय व्रूम। ठीक है, व्रूम थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, ये आपका ओबी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका ये क्या क्या आ जाएगा? व्रूम, जो आपकी व्रूम की थ्योरी थी उसमें कौन कौन से फीचर्स थे या कौन कौन से वेरिएबल्स थे, ये पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा BACD। अच्छा ठीक है, सारे थे, इसमें पूछा गया है अरेंज करना है आपको। ठीक है, अरेंज करना है मतलब आपका फर्स्ट पे सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब एक तरीके से इसने एक प्रोसेस बताया था, तो उसका आपका आंसर क्या आ जाएगा? BACDE। पहला आपका आ जाएगा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल एक्टिविटी, देन आपका रिवॉर्ड। ठीक है, देन आपका गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन, गो इंडिविजुअल देन ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, देन 27th क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या आया है। चलो, 27th question is saying that which of the following is substantive document used in foreign trade। अभी आपका फॉरेन ट्रेड से आ गया, फॉरेन ट्रेड में पूछा हुआ है आपका कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो आपका इसमें से आता है या सब्सटेंसिव डॉक्यूमेंट है। तो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज तो होएगा ही नहीं। ठीक है, ये तो बैंकिंग में यूज होता है आपका, कमर या बिजनेस में यूज होता है। कमर्शियल इनवॉइस नहीं आएगा, आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आता है। ठीक है, ये आपका किस टॉपिक से आपका, जिसमें आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर आपने पढ़ा होगा, किसमें? इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट में, इसमें से आया आपका। ठीक है, नेक्स्ट है द मिनिमम कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड बाय द RBI फॉर स्टार्टिंग अ न्यू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक इज। आपका जो RBI है उसने एक लिमिट सेट की है, मिनिमम लिमिट या मिनिमम कैपिटल जो है वो बताया है। अगर कोई भी फाइनेंशियल बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक किसी ने स्टार्ट करना है या इस्टेब्लिश करना है तो उसकी आपकी अमाउंट है मिनिमम 200 करोड़। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द सिग्निफिकेंट मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसमें से कौन सा जो है आपका वो फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग सही बताता है, किस मतलब कौन कौन से कैरेक्टर्स या फीचर्स आ रहे हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज के। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका इट इज़ यूज टू डिनोट द रेट एट विच डिफरेंट मॉनेटरी यूनिट्स आर एक्सचेंज। सेकेंड, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इंटरनेशनल पेमेंट्स आर liquidated by different countries. Then C, it indicates the rate of sales and purchase of foreign currency. D है आपका foreign exchange situation in one country does not indicate the strength of the economy। तो आपके फर्स्ट 3 ऑप्शन जो हैं वो सही हो जाएंगे, तो आपका सही आंसर आ जाएगा फर्स्ट ABC। देन नेक्स्ट है आपका 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन है आपका who is not a distinctive characteristics of सर्विसेज। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इजी। इसमें पूछा हुआ है आपसे सर्विसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो आपको पता है गुड्स की क्या होती है और सर्विसेज, गुड्स आपके टेंजिबल होते हैं, सर्विसेज इनटेंजिबल होते हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट आपका गलत है, सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पे इनटेंजिबिलिटी होना चाहिए था। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सर्विसेज का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएगा, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड है, सॉरी 31st क्वेश्चन है अरेंज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम अर्लियर टू लेटर। अब ये आपका बैंकिंग से आ गया, बैंकिंग यूनिट। तो आपको पूछा हुआ है सबसे पहला बैंक, मतलब सबसे पुराना बैंक से लेकर अब सबसे लेटेस्ट जो बैंक इस्टेब्लिश हुआ है वो आपने जो है उसको सीरियल ऑर्डर में करना है। तो आपका सबसे पुराना बैंक अगर आपको वैसे भी पता हो तो इंपीरियल बैंक है। ठीक है, इंपीरियल बैंक आपका सबसे पुराना बैंक है। तो आपका ए वाला ऑप्शन देखो, एक ही है, एक ऑप्शन इंपीरियल बैंक का, एक ए ऑप्शन एक ही है। तो आपका एक से ही ये क्वेश्चन हो जाना था, एक ऑप्शन से ही। ठीक है, तो आपका फर्स्ट आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 32nd क्वेश्चन। What is the value of cost of equity if risk-free rate is 6% and market risk premium is 9% and beta is 1.54?
ठीक है, तो आपको किस में से रिस्क एडजस्टेड, ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है, या फिर आप कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल भी कहते हो, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इससे क्वेश्चन आ गया आपका। तो इसमें आपको रिस्क फ्री रेट गिवन है और आपको रिस्क प्रीमियम गिवन है, तो आपको बस सारी चीज़ें गिवन है, आपको फॉर्मूला जो है इसका वो लगा देना था, ठीक है। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 19.86%। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च इन द प्रॉपर सीक्वेंस। अभी आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से मतलब आपका इसमें स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च ये आपने फर्स्ट पेपर में भी पढ़ा होगा, पेपर 1 जो होता है जनरल पेपर, तो इसमें आपको बताना है स्टेप्स, प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है। तो आपका ये जो स्टेप्स है या सीक्वेंस है, इसका पेपर आपके जर्नल पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है मैनेजमेंट के, ठीक है। तो रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर, आइडेंटिफाइंग ए रिसर्च टॉपिक, तो सबसे पहले तो आप टॉपिक सिलेक्ट करते हो जब भी आपने अगर किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करनी होती है, ठीक है, जो भी आपने जो भी हाइपोथेसिस क्रिएट करी है या किसी भी आपको कोई प्रॉब्लम दिखी है, तो सबसे पहले आप एक अपना टॉपिक सिलेक्ट करोगे, तो बी ऑप्शन एक ही में है जो है आपका लास्ट, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 34th क्वेश्चन, द चैनल और लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर, ये किस में से आ गया आपका, मार्केटिंग में से क्वेश्चन आ गया, मार्केटिंग। तो इसमें आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आया हुआ है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल, तो उसमें आपको पूछा हुआ है कि कौन कौन से चैनल्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। तो फर्स्ट है डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, जिसे हम 0 लेवल चैनल भी बोलते हैं, डुअल लेवल चैनल और सिंगल लेवल चैनल, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्स फ्लो चैनल और सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका इसमें क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये तो आपका सही है, ए तो आएगा ही आएगा, तो आपके दो ऑप्शन में जो है ए गिवन है, ठीक है, तो इनमें से एक होगा। बी आपका सिंगल लेवल चैनल या डुअल लेवल चैनल भी बोलते हैं जिसको, एंड आपका बी भी आ जाएगा। देन आपका सी या डी में से है, तो ये एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा आपका, ये आ जाएगा रिवर्स फ्लो, ये आपका टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक्सक्लूसिव नहीं आएगा, ठीक है। तो ए बी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 35th क्वेश्चन, अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंक्लूड्स। अब ये आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स से अगेन क्वेश्चन आ गया, तो इसमें आपने बताना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, क्या कहती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये कहती है कि जैसे जैसे हम किसी प्रोडक्ट को या आपको अगर हम कंज्यूम करते जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चीज़ खा रही हूँ, ठीक है, तो मैं जितना उसको कंज्यूम करती जाऊँगी, मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है उससे वो कम होती जाती है, ठीक है। अगर मैंने फर्स्ट बाइट उसकी ली तो उससे मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली होगी, और जैसे जैसे मैं उसकी नेक्स्ट बाइट जो है कंज्यूम करती रहूँगी, मेरी सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है, तो ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है। तो इसके अजम्पशंस क्या क्या होते हैं, रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में पढ़ते हैं ये हम, ठीक है, देन इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सी ई ओनली, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 35th क्वेश्चन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका 36 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट फ्री कंसेंट व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। तो ये आपका किस में से आ गया, ये आपका आ गया है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस लॉ, ठीक है, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस से हमारा ये क्वेश्चन आ गया है। और ये आपका किससे आया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपका है उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि आपका कब जो कंसेंट है वो फ्री माना जाता है, कि आप फ्री कंसेंट से कोई काम कर रहे हो या अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो कब माना जाता है, जब वो किस कारणों से नहीं होता, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारे वर्ड्स आते हैं आपके, सारी टर्म्स आती हैं हमारे फ्री कंसेंट में, एक्सेप्ट बेलमेंट, ये नहीं आएगा आपका। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ओनली, ठीक है।
ठीक है, फ्रॉड वगैरह मतलब कि कोई जानबूझ के आपसे कोई गलत काम करवा रहा है, ठीक है, या फिर आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फिजिकली आपको कोई गन रख के, गन पॉइंट रख के आपसे काम करवा रहा है कि हाँ जी आपको फोर्सफुली करवा रहा है, तो ये चीज़ें जहाँ पे नहीं होंगी तब हम कहेंगे कि कोई काम जो है वो फ्री कंसेंट से हो रहा है। नेक्स्ट है आपका 37th क्वेश्चन, ये आपका फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया। मैच द फॉलोइंग, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस, एम्पथी, टेंजिबल्स। तो यहाँ पे आपका देखो क्या टेंजिबल, अगर टेंजिबल वर्ड भी आपको पता है तब भी आप कर लोगे। ये डी का आपका आ जाएगा फिजिकल फैसिलिटीज इक्विपमेंट्स, तो डी का सेकंड आपका एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका हो गया। तो जो आपका अगर एक ही ऑप्शन से आपका ऑप्शन मिल जाता है करेक्ट, तो आपने ऐसे जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 38th क्वेश्चन, सुगम। अब ये आपका इनकम टैक्स से आ गया फिर से क्वेश्चन, इनकम टैक्स, सुगम या सहज दोनों ये पढ़े होंगे आपने आईटीआर्स में, टाइप्स ऑफ आईटीआर्स में। तो सुगम किसे कहा जाता है, आईटीआर 1 को या 4 को? आईटीआर 4 को सुगम कहा जाता है, और आपका आईटीआर जो 1 होता है उसको क्या बोला जाता है, सहज, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। तो आईटीआर 4 हो जाएगा आपका सुगम का आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 द प्रोविजन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन प्रोवाइडेड। किस एक्ट के अंडर जो है आपका गुड्स, सेंट्रल गुड्स एंड सीजीएसटी जिसे बोलते हो आप, जीएसटी से क्वेश्चन है ये आपका। तो सीजीएसटी एक्ट 2017 में कौन कौन से किस एक्ट किस सेक्शंस में गिवन है इसके बारे में? तो 16 से लेकर 21 सेक्शन में जो है इसके बारे में गिवन है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या करेक्ट आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। देन नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब फिर से ये किस में से आ गया, अकाउंट्स में से आ गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं ये पूछा गया आपसे। तो लमसम पेमेंट मेथड, यस ये वाला मेथड आता है हमारे पास। देन नेट एसेट मेथड भी आता है हमारे पास, ठीक है। टोटल पेमेंट मेथड भी आता है हमारे पास, स्वैप रेट मेथड भी आता है, नेट रियलाइजेशन मेथड नहीं आता है। तो हमारे पास सही ऑप्शन हो गया फोर्थ ऑप्शन, ए बी सी ई ओनली। नेक्स्ट है हमारा 41st क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब ये आपका आया है इनकम टैक्स से, एग्रीकल्चर इनकम, हाउस रेंट, रेंट अलाउंस, ठीक है। ये भी बहुत इजी है आपका। अगर आपको इसमें से एग्रीकल्चर इनकम भी पता होगी तो आपका आंसर आ जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम का जो है वो आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 होता है, एज यू नो। हाउस रेंटल अलाउंस का आपका 13A होता है। तो आपका ये दो ऑप्शन से ही आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन आपका, the balance of securities premium account cannot be utilized for which of the following। तो फिर से ये आपका अकाउंट से आ गया क्वेश्चन। तो आपने अभी तक देखो कितने सारे जो है हमने अकाउंट्स के क्वेश्चन देख लिए इसमें, तो अकाउंट्स भी पढ़ के जाना है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं पता नहीं क्यों अकाउंट से इतना डरते हैं और अकाउंट्स जो है इतना अच्छे से पढ़ के नहीं जाते, जबकि इसके क्वेश्चन देखो कितने सारे आए हुए हैं, ठीक है। तो द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम जो है आपका, इसमें से किस चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता, मतलब जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है वो किस लिए हम यूज़ नहीं कर सकते? तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जो भी हमारे पास बैलेंस जो है वो रिमेनिंग है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे फिर से आपका लीगल एक्सपेक्ट से, लॉ से पूछा गया है। इसमें आपको अलग अलग एक्ट दिए हुए हैं या अलग अलग टर्म्स दी हुई हैं और आपको सेक्शन बताने हैं उनके, ठीक है। तो अगर आपको फ्रॉड और कोअर्जन का भी पता होगा इसमें, जो कि आपका 15 एंड 17 होता है, तब भी आप ये वाला कर सकते थे, ठीक है। तो आपका जो है फ्रॉड का क्या हो जाएगा, फ्रॉड का हो जाएगा आपका सेक्शन 17, कोअर्जन का 15। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका 44th क्वेश्चन, नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल इंक्लूड।
अब ये ओलिगोपोली वर्ड कहाँ पे सुना है आपने? बिजनेस इकोनॉमिक्स में, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। तो ये आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। ओलिगोपोली, तो ये आपका नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली मॉडल में क्या क्या इंक्लूड होता है आपका? इसमें आपका A C D आ जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पशन और डिडक्शन विल नॉट बी अवेलेबल इफ assessee opt to be taxed under section 115 BAC for assessment year 2024 to 2025? इसमें से जो है आपकी कौन सी assumptions जो है वो अवेलेबल नहीं होती? नॉट वर्ड है, नहीं होती अगर वो टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ईयर 2024 टू 2025, ठीक है। तो इसमें से अगर आप ध्यान से पढ़ो, हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रेवल कंसेशन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, सॉरी। तो इसमें से जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, अब आपकी न्यू आपकी रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम है, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती। तो अगर हम सिर्फ सी ऑप्शन कट कर दें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा ABCDE ओनली। ये मिलता है आपका हाउस रेंट, लीव ट्रेवल कंसेशन भी मिलता है, ये भी मिलता है एंड ये भी मिलता है, ठीक है। तो ABDE ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है 47th क्वेश्चन, अरेंज द फेजेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अब आपका ये प्रोसेस या आपका सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आ गया, जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बिगिनिंग से एंड तक जो है वो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग का फॉर्म वो बताना है, स्टेप बताने हैं। तो आपको पता है कि सबसे लास्ट में कंट्रोल आएगा, ठीक है, किसी भी चीज़ की कंट्रोलिंग हम सबसे लास्ट में करते हैं, तो लास्ट में हमारा ई ऑप्शन आएगा इन तीनों में। अच्छा ठीक है, उसके बाद फर्स्ट देख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन करेंगे सबसे पहले हम किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को जिस पे हमने एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है। तो बी आपका फर्स्ट आ जाएगा, तो बी और ई इस वाले ऑप्शन में ही है आपका, तो आप अच्छा इसमें भी है। तो इसके बाद देख लेते हैं, कोई नहीं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ के बाद हम डेवलपमेंट ऑफ फोरकास्ट, तो आपका आंसर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अर्लियर टू लेटेस्ट। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, इनकी फॉर्मेशन जो है वो अर्लियर टू लेटेस्ट, सबसे पुराना कौन सा है और सबसे लेटेस्ट कौन सा है, ठीक है, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट बताना है। तो अगर आपको आपने इनके ईयर्स जो हैं वो लर्न किए होंगे तो आपको आ गया होगा गैट, WTO, इनके अगर आपने ईयर्स याद किए होंगे तो गैट पहले आया था WTO से, ठीक है, तो आपका गैट आ जाएगा सबसे पहले एंड लास्ट में आपका ASIDE आ जाएगा, ठीक है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है 49th क्वेश्चन, ये है आपका एथनोसेंट्रिक अप्रोच, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, रीजियोसेंट्रिक अप्रोच एंड जियोसेंट्रिक अप्रोच। तो ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस से क्वेश्चन अगेन आ गया, ठीक है। तो इसमें आपने एथनोसेंट्रिक पढ़ा होगा, जियोसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक, ठीक है, अलग अलग MNC में पढ़ा होगा या आपने MNC टॉपिक में। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ए का 2 आपका आ जाएगा, द डोमेस्टिक कंपनीज व्यू फॉरेन मार्केट एज एन एक्सटेंशन टू डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। देन आपका पॉलीसेंट्रिक कंपनीज एस्टैब्लिश फॉरेन एंड एम्पावर देयर एग्जीक्यूटिव्स, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 50th क्वेश्चन, in which book Alfred Marshall has for the first time terms of trade? किस बुक में मार्शल ने जो है पहली बार मेंशन किया था टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्ड के बारे में? तो उसने किस बुक में मेंशन किया था? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है, अरेंज द मार्केटिंग लॉजिस्टिक डिसीजंस इन प्रॉपर सीक्वेंस बिगिनिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अब आपको मार्केटिंग लॉजिस्टिक डिसीजन बताना है, ठीक है। तो आपका ये मार्केटिंग में से है, मार्केटिंग में से है आपका ये क्वेश्चन,
ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, ऑर्डर प्रोसेसिंग करते हो। सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेस करोगे, कितना ऑर्डर जो है या कितना रॉ मटेरियल हमने मंगाना है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसकी इन्वेंट्री क्रिएट होगी फिर, ठीक है। देन आपके पास फिर ट्रांसपोर्टेशन करोगे, मतलब लेकर आओगे उसको। देन उसके बाद आप फिर वेयर हाउस में उसको रखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग आ गया हमारे पास। मार्कअप प्राइस, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइस, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ कस्टमर प्राइसिंग एंड ऑक्शन प्राइसिंग, ये टाइप ऑफ प्राइसिंग है आपके, और इनका मीनिंग दिया हुआ है। तो आपका मार्कअप प्राइस क्या होता है, एडिंग स्टैंडर्ड्स, मार्कअप प्राइस इज एडिंग स्टैंडर्ड्स और ओवरहेड कॉस्ट और एंड प्रॉफिट, ठीक है। देन आपका टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग क्या होता है, व्हेन स्टार्टिंग विद रेट ऑफ रिटर्न ऑब्जेक्टिव एंड देन सेटिंग प्राइस देन दैट विल यील्ड डिजायर रेट ऑफ रिटर्न, मतलब आप पहले जो रेट डिसाइड करोगे अपने प्रोडक्ट का, वो अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग करोगे, एंड देन उसके बाद जो है आप जितना प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग मिलता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस सेट करते जाओगे प्रोडक्ट की। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट चार्ज टू टैक्स। तो आपका ये इनकम टैक्स से क्वेश्चन आ गया अगेन। इसमें से कौन सी इनकम है जो आपकी वो हाउस प्रॉपर्टी जो हेड होता है आपका, उसके अंडर चार्ज नहीं की जाती टैक्स में। तो फर्स्ट है आपका फार्म हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, फार्म हाउस आपका हाउस प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आता, तो ये आपका सही हो जाएगा। प्रॉपर्टी कोई अगर आपने चैरिटेबल पर्पस के लिए जो है वो रखी हुई है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। देन प्लेस ऑफ एक्स रूलर, ये आपका ये भी नहीं आएगा। अच्छा, मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये तो आता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। देन हाउस प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ये भी आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके ए बी डी ओनली ऑप्शन हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज कॉल्ड। तो ये आपका किस में से आ गया, लॉ में से क्वेश्चन आ गया। देखो वैसे लॉ में से इतने क्वेश्चन आते नहीं है एनटीए में, मतलब बहुत कम ऐसे एग्जाम्स हैं या इतने इतने मतलब किसी किसी ईयर में आपके ज़्यादा पूछे गए हैं, बट इस बार जो है आपके लीगल एस्पेक्ट से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है वो कौन सा एग्रीमेंट होता है या उसे क्या बोलते हैं जब वो इन्फोर्सिबल होता है बाय द ऑप्शन ऑफ वन बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, तो उसको बोलते हैं हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जिसमें अगर दूसरी पार्टी ने मना कर दिया एक्सेप्ट करने से एग्रीमेंट, तो वो फिर एग्रीमेंट नहीं होता, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बनता। नेक्स्ट है 55th क्वेश्चन हमारा, फिर से मैचिंग आ गया, चलो फिर से मैचिंग आ गया। नीड हिरार्की थ्योरी, ईआरजी थ्योरी, वेरी इजी क्वेश्चन। नीड हिरार्की थ्योरी, ईआरजी थ्योरी, तो सबसे इजी तो नीड हिरार्की थ्योरी सबको ही पता है, अब्राहम मैस्लो ने जो है वो नीड हिरार्की थ्योरी दी थी, जिसमें उसने बताया था फिजिकल नीड, सेफ्टी नीड, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ए का 3 आपका 2 में है, ठीक है। फिर आपका ईआरजी थ्योरी एल्डरफर्ग ने दी थी आपकी, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। देन हु हैज डिफाइंड इकोनॉमिक एज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्टार्स मीन्स। तो ये आपकी डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी होगी अलग अलग इकोनॉमिक्स की, कि कौन सी डेफिनेशन आपके किस थ्योरिस्ट ने दी है, तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो जहाँ पे भी वर्ड आपका इकोनॉमिक्स में याद रखना, जहाँ पे भी आपका वर्ड स्कार्स आ जाता है ना, वहाँ पे आपका रॉबिन्स आएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको वेल्थ बताया, वेल्थ आएगा तो आपका आएगा एडम स्मिथ, स्कार्स आएगा तो आपका आएगा रॉबिन्स। अगर यहाँ पे वेलफेयर वर्ड होता तो आपका क्या आता, मार्शल, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिससे आपको याद रखना होता है कि ये डेफिनेशन किसने दी होगी, पूरी डेफिनेशन नहीं याद करनी होती। तो इसका आंसर आ जाएगा रॉबिन्स। नेक्स्ट है 57th क्वेश्चन आपका, अरेंज द स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग बाय द बिजनेस फर्म इन द लास्ट टू फर्स्ट ऑर्डर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है कि आपको जब डिसीजन मेकिंग लेना होता है तो सबसे क्या क्या करोगे आप, ठीक है। एक्सप्लोरिंग अवेलेबल अल्टरनेटिव्स, परफॉर्मिंग सेंसिटिविटी एनालिसिस, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो सबसे
इन्होंने क्या बोला, लास्ट से फर्स्ट, ये चीज याद रखना, इन्होंने फर्स्ट से लास्ट नहीं पूछा। तो मतलब सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो इसका मतलब सबसे लास्ट में जो आएगा वो आपका सी आएगा, तो ये एक ही में है, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये आपका स्टैटिस्टिक्स में से क्वेश्चन आ गया है, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इन्होंने घुमा के, डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ओरिजिन, ठीक है, आपका मतलब प्लस और माइनस, ठीक है, और एक आपने स्केल पढ़ा होगा। तो आपका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ओरिजिन से जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, स्केल से पड़ता है। तो आपका इसमें से क्या आ जाएगा, ए सी डी ओनली। ये देखो यहाँ पे अगर आपने कुछ ऐड किया स्टैंडर्ड डेविएशन में तब भी वही आया, मतलब ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब स्टैंडर्ड डेविएशन में, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया। देन यहाँ पे भी, यहाँ पे आपका नहीं, यहाँ पे भी माइनस कर दिया, तो ये नहीं आएगा आपका, ये ठीक है, ये आपका डिवाइड का डिवाइड ही रहा, सेम रहा। तो ए सी एंड ये भी ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई ही हो रहा है, ये गलत है। तो आपका ए सी डी ही जो है आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। जो आपने पढ़ा होगा डिपेंडेंट टू द ओरिजिन ऑफ और इंडिपेंडेंट टू द स्केल, ये वही चीज़ है, उसी टॉपिक से आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका 59th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड। इसमें से कौन सा क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव, तो आपके दो मेथड्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं और एक क्वालिटेटिव मेथड होते हैं, ठीक है। किसके, अगर आपने मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो ये मेथड कौन यूज करता है, आपका आरबीआई करता है, और इसको हम मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्वांटिटेटिव में आपके पास बैंक रेट आता है, रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, ठीक है। देन आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है, ठीक है, CRR आता है, SLR आता है, ये आपके क्वांटिटेटिव में आ जाते हैं। क्वालिटेटिव में आता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। देन आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट आ जाता है एंड मॉरल सुएशन आ जाता है, तीन आ जाते हैं। तो इसमें से आपको क्वांटिटेटिव पूछा है, तो आपका क्या आ जाएगा क्वांटिटेटिव में, बैंक रेट आ जाएगा, ओपन मार्केट आ जाएगा एंड ये वेरिएबल रिजर्व रेशियो, वही CRR एंड SLR वाला ही आ जाएगा आपका। तो ABE आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज बेस्ड ऑन फ्यू की अजम्पशंस, दे आर प्रोडक्ट हैव लिमिटेड लाइफ, प्रोडक्ट सेल्स पासिस। अब आपको इसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आया है, किससे क्वेश्चन आया है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो ये आपने किस में पढ़ा है, ये आपने पढ़ा होगा मार्केटिंग में, मार्केटिंग यूनिट से आया है क्वेश्चन। तो आपने बताने हैं इसमें से कौन से जो है अजम्पशंस हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। तो आपका आ जाएगा प्रोडक्ट हैव लिमिटेड लाइफ, प्रोडक्ट सेल्स पासिस थ्रू डिस्टिंक्ट स्टेजेस, ठीक है। देन आपका प्रॉफिट इट आउटपोस्ट टू प्रोटेक्ट अ वीक फ्रंट और सपोर्ट, नहीं ये गलत है, प्रॉफिट अराइज एंड फॉल एट डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ABE ओनली। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टू नंबर्स हुज अरिथमेटिक मीन इज दिस एंड हार्मोनिक मीन इज दिस। तो आपको ये गिवन है और आपको क्या निकालना है, दोनों नंबर्स निकालने हैं। तो आपको अरिथमेटिक और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला यूज करके जो है वो आप ये निकाल लोगे। इसका आंसर आएगा 24 एंड 12। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे वर इस्टेब्लिश्ड। तो अब इसमें हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बताने हैं, कब कब कौन सा इस्टेब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपका IIBI, ठीक है। देन आपका SIDBI, IDBI होगा आई थिंक, यहाँ पे चेक कर लेना ये। देन NABARD,
देन उसके बाद आपका NHB, देन लास्ट में SIDB। तो आपका ECABD ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेरिट्स ऑफ NPV मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। ये आपका बिजनेस फाइनेंस से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और ये बैंकिंग का था आपका। तो इसमें से आपके कौन से मेरिट्स हैं NPV के, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और एक आपका IRR मेथड होता है। तो इसमें से कौन से मेरिट्स हैं NPV के वो बताने हैं आपने। तो फर्स्ट है आपका कंसीडर ऑल कैश फ्लोज, कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नो, आपका जो है NPV टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, IRR करता है आपका। तो बी वाला नहीं होगा, तो बी वाला तो आपके वैसे ही कट हो गया। देन आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं है, गलत है ये, तो आपका ई ऑप्शन भी नहीं होगा, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन आपका 64th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। Liquidity is higher in aggressive approach, profitability is higher in conservative approach, liquidity is lower in matching approach, और profitability is higher in aggressive approach। तो आपका ये आंसर जो है वो सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन द प्रॉपर सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपका हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आ गया, रिसर्च का आपका क्वेश्चन है, ठीक है, क्वांटिटी जिसमें आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है, तो इसमें आपको प्रोसेस पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आप या तो नल हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सिलेक्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आप एक क्या करते हो, फिर एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सिलेक्ट करते हो कि कितने चांसेस जो होंगे मेरे एरर्स के होंगे। तो ये आपका हाइपोथेसिस टॉपिक से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो आपका ये आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आ जाएगा, ADCBE, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविडेंट फंड इज सेटअप अंडर प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। इसमें से आपका पूछा है कि कौन सा फंड जो है वो प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अंडर आपका आता है। तो आपका कौन सा आता है, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है, इजी था ये भी। अरेंज द प्रोविजन सेक्शन वाइज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको आप कंपनीज एक्ट में अलग अलग की किस कौन से सेक्शन आपके किस में दिया गया है, तो वो आपको क्या करना है, अरेंज करना है सेक्शन वाइज, ठीक है। जैसे 2 3 जो 2 वाला होगा सबसे पहले होगा, फिर 4 वाला, ऐसे। तो आपका आएगा प्रोस्पेक्टस, सबसे पहले हमें प्रोस्पेक्टस बनाना होता है कंपनी में, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना होता है हमें, फिर कंपनी की इनकॉर्पोरेशन होती है, फिर हमें कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है। देन आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, देन आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, देन डॉक्यूमेंट्स सारे फिर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। देन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस द स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर से आपका अकाउंट्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बट इजी है ये आपका अकाउंटिंग का अगेन क्वेश्चन हमें देखने को मिल गया। तो आपको इसको सीक्वेंस में करना है। आप अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो, कोई ट्रांजैक्शन होती है, या सेल करोगे या परचेज करोगे या आप मशीनरी लेकर आओगे, मतलब कोई ट्रांजैक्शन होगी। फिर उसको आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। किस में रिकॉर्ड करते हो आप, जर्नल में रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, उसको फिर क्लासिफाई करते हो, उसके बाद आप लेजर बनाते हो, उसके बाद क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, देन आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो एंड बैलेंस शीट बनाते हो। तो ये आपका स्टेप होता है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, आपको आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग एंड लास्ट में आप क्या करते हो, इंटरप्रेट करते हो। किसके हेल्प के थ्रू, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट या रेशियो एनालिसिस, इनके थ्रू। तो ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, इट्स प्राइस, द मेथड ऑफ प्रमोटिंग इट एंड द वेज टू मेक द अवेलेबल टू द कस्टमर इज मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट प्राइस जिसमें आपके 4 P's आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशन
एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये आपके 4 P's होते हैं जिसको मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं, जो इनको एलिमेंट्स होते हैं एक तरीके से। देन चलो हम 70th क्वेश्चन पे पहुंच गए। ठीक है, थोड़ा फटाफट करते हैं अब। नेक्स्ट है, हु हेल्ड दैट बोथ डिमांड एंड सप्लाई वर इक्वली इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ आउटपुट। किसने बोला था कि डिमांड और सप्लाई दोनों ही इंपॉर्टेंट है स्टडी करना अगर आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस को जो है डिटरमाइन करना चाहते हो, प्राइस रखना चाहते हो, तो ये मार्शल ने कहा था। 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट है, व्हेन बोथ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर इन स्ट्रेट लाइन शेप, MR will cut the distance between AR curve and Y axis in the middle। तो ये आपको कर्व्स, जो आपका इकोनॉमिक्स में आप कर्व्स बनाते हो एवरेज रेवेन्यू का एंड मार्जिनल रेवेन्यू का, तो ये इससे पूछा हुआ है आपको किस कहाँ से कट करता है वाई एक्सिस पे, मिडल। ठीक है, बीच में से। ठीक है, और ये मार्शल था आपका। नेक्स्ट है, विच इज नॉट अ की एलिमेंट ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी एंड प्राइसिंग। तो इसमें आपका आ जाएगा प्राइस इंडिफरेंस बैंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 क्वेश्चन, ये आपका फिर से मैचिंग आ गया। लिस्ट 1 में आपको थ्योरीज गिवन है और इसमें आपका ऑथर गिवन है। ठीक है, किसने कौन सी थ्योरी दी है, ये आपकी कौन सी थ्योरीज है, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो। ये आपकी थ्योरीज हैं आपकी ये आपकी इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरीज गिवन है। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस। तो आपका यहाँ पे एडम स्मिथ ने जो है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दी थी। ठीक है, डी का 3 आ जाएगा, तो डी का 3 एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है, जो आप कंपनी फॉर्म करते हो उसका। तो फर्स्ट है आपका 7 और मोर पर्सन वेयर द कंपनी फॉर्म्ड इज टू बी अ पब्लिक कंपनी, 2 और मोर पर्सन वेयर द कंपनी इज टू बी फॉर्म्ड अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, मतलब आपको ये देखो मिनिमम बताए हुए हैं कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 2 होने चाहिए। ठीक है, एंड पब्लिक में आपके 7 होने चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ए बी सही है। 1 पर्सन वेयर द कंपनी इज टू बी, अगर 1 PC जिसको हम OPC कहते हैं, 1 पर्सन कंपनी, इसमें मिनिमम मेंबर 1 होना चाहिए, तो थर्ड भी आपका सही है। 5 और मोर वाला ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गलत है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ABC। तो ABC जो है आपकी स्टेटमेंट कंपनी से रिलेटेड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन द नेट इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है, इनकम नेट इनकम अप्रोच थ्योरी, ये आपकी किसने दी थी, डुरैंड ने, जिसको डेविड डुरैंड पूरा नाम है जिनका। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल हु सेड दिस। मैनेजमेंट में से आ गया ये कि मैनेजमेंट क्या होता है आपका, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी से कोई काम करवाना टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो ये जो आपकी लाइन है कि दूसरों से काम करवाना, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट ये ऐसी आर्ट है, ये आपकी किसने कही थी, ये आपकी कही थी मैरी पार्ट, ये इन्होंने कही थी। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट है 77th, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड। अब यहाँ पे बेलमेंट वर्ड पढ़ के बच्चे पेलमेंट कराए होंगे, बट वो गलत है। यहाँ पे वर्ड है सिक्योरिटी, जिसमें आप कोई कोलेटरल सिक्योरिटी एज अ रखते हो किसी को, तो उसको प्लेज बोलते हैं, प्लेज। तो प्लेज आंसर आएगा इसका, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बेलमेंट गलत होगा, तो प्लेज सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से आ गया। ठीक है, स्टैट्स से, स्टैट्स का क्वेश्चन आ गया, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आपने ये टॉपिक छोटी क्लासेस में भी करते हो, किंग क्वीन ये कार्ड्स वाले जो आपके ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं। तो इसमें आपको पूछा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग और रेड कार्ड। तो इसका आपका आंसर आएगा 7/13। ठीक है, 7/13 आपका इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, फोर्थ। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज आर चार्टिंग द करियर पाथ एज डेवलप्ड बाय रॉथवेल एंड कैजान। इसमें से कौन से अप्रोचेज जो है वो इन्होंने दिए थे। ठीक है, रॉथेल ने एंड कैजान ने, जो आपको कैजान
आपने पढ़ा होगा वर्ड। देन ये दिया था आपके लेटिस और नेटवर्क अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओके, इसमें अच्छा ठीक है, इसमें ऑप्शंस हैं। इसमें आपका ये भी है आएगा, देन आपका ये आ जाएगा, एंड आपका ये आ जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, बी सी डी ओनली। देन 80th क्वेश्चन देखते हैं हम। अरेंज द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑफ ई फाइलिंग। अब ये क्वेश्चन अगर किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो उसको ये क्वेश्चन ज़रूर मिला होगा। ये आपका क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, पिछली बार भी आया हुआ है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, क्योंकि उसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं या उसके सिर्फ ऑप्शंस चेंज करके आपको दे देते हैं, ठीक है, सेम ही है, बट ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, ऑप्शन भी सेम है। तो इसमें आपको बताना है कि जब आप इनकम टैक्स ऑनलाइन पे करते हो, ई फाइलिंग करते हो, तो आपका क्या स्टेप होंगे। सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने आप को अपनी इनकम टैक्स की साइट पर रजिस्टर्ड कराओगे, उसके बाद आप लॉग इन करोगे, ठीक है। देन आप जो है आप डाउनलोड सॉरी उसके बाद क्या करोगे, आप ई फाइलिंग करेंगे, सॉरी हाँ, फॉर्म को है जो आप डाउनलोड करोगे, उसके बाद लास्ट में जो है वो वेरिफिकेशन करोगे, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन आपका है रीजनल रूरल बैंक, बैंकिंग से क्वेश्चन आ गया हमारा। रीजनल रूरल बैंक में से के बारे में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये पूछा गया है हमसे आरआरबी के बारे में, ठीक है। तो आपका फर्स्ट है, द फर्स्ट आरआरबी आरआरबीज वर इस्टेब्लिश ऑन अक्टूबर 2 1975, बिल्कुल सही है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट ये 1975 है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। देन आरआरबी एक्ट इज एक्ट, देखो सिर्फ एक आरआरबी ऐसा है जिसका आपका ये इस्टेब्लिश पहले हुआ था एंड इसका एक्ट जो है वो बाद में आया था। इस्टेब्लिश ये 1975 में हो गया था और इसका एक्ट वो जो है वो 1976 में आया था। बट जनरली हम क्या देखते हैं कि एक्ट पहले आता है और कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश बाद में होता है। जैसे आपका आरबीआई एक्ट 1934 पहले आया था, फिर वो इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। तो आपका हमेशा तो ये होता है वैसे, बट आरआरबी में आपका ये केस थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। तो आपका इसमें आ जाएगा आंसर ए बी डी ओनली। देन नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, जल्दी जल्दी फटाफट हम कंप्लीट करते हैं। 82nd क्वेश्चन है आपका लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मैचिंग का क्वेश्चन है और ये डिडक्शन से क्वेश्चन है, ठीक है, इनकम टैक्स का क्वेश्चन है आपका। डिडक्शंस बहुत इजी हैं ये तो, 80 डी डी बी ई जी 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 बी, ठीक है। तो आपका ए का क्या हो जाएगा डिडक्शन, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डी से होता है आपका, डी डी से याद रखना होता है डॉक्टर के पास, ऐसे आपको शॉर्ट फॉर्म्स याद कराई जा गई होगी, ठीक है। 80 ई 80 जी जी, ठीक है। तो 80 ई आपकी किसके लिए होती है, ये होती है आपकी इंटरेस्ट पेड ऑन हायर एजुकेशन, तो ई से आप एजुकेशन से याद कर सकते हो, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट पेबल ऑन डिमांड शुड बी ट्रीटेड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किस में गिवन है, तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में जो है वो गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका 84th क्वेश्चन, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टेस्ट आपका किस चैप्टर में गिवन है, ये आपके चैप्टर की लिस्ट होती है एक पूरी, वो आपको याद करनी होती है, ठीक है। अगर आपको सारी नहीं भी याद, कुछ भी 2 या 1 भी याद है तो आप ये कर लोगे। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स जो है वो आपके चैप्टर 3 में गिवन होता है, रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो चैप्टर 6 में गिवन होता है, तो आपका ये क्वेश्चन, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। Then next है, a committee was set up in 1993 under the chairmanship of R.N. Malhotra to evaluate which of the following। इसमें से कौन सी कमिटी मतलब किस कौन से मतलब जो R.N. मल्होत्रा थे आपके चेयरमैन, ठीक है, जो कमेटी 1993 में इस्टेब्लिश हुई थी उसमें से आपकी कौन सी इंडस्ट्री जो है वो सेटअप हुई थी, तो आपकी कौन सी इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग, सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, सिमुलेशन एनालिसिस एंड डिसीजन ट्री एनालिसिस।
अब ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका सेम क्वेश्चन जो है वो आपका मैनेजमेंट का जो पेपर 2 है, जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, उस सेकंड शिफ्ट में जो आपका हुआ था, इसमें सेम क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हैं जो कमर्शियल मैनेजमेंट में सेम भी आए हुए हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है वो कॉमर्स में आया हुआ है, और जो कॉमर्स का है वो मैनेजमेंट में आया हुआ है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? लास्ट ऑप्शन ए का थर्ड हो जाएगा आपका। एनालिसिस द एनपीवी फॉर अ गिवन चेंज और वेरिएबल एट अ टाइम इज कॉल्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है, एंड आपका सिनेरियो एनालिसिस किसे कहते हैं? जब हम एक वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को जो है वो कॉम्बिनेशन बना के जो है वो एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देन 88th क्वेश्चन आपका क्या है? 88th भी आपका मैचिंग का क्वेश्चन है। ये फॉर्मूलाज गिवन है आपको और आपको थ्योरम बतानी है। ठीक है, बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है आपकी और बहुत ही कॉमन है, मतलब भी पता है ये टॉपिक में से आना ही आना है। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला आपको क्या होता है? आपका बेस थ्योरम का फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक है, देन आपका कार्डिनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, थ्योरी ऑफ एडिशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ एडिशन ये हो जाएगा आपका, थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा आपका। तो इससे भी कर सकते थे, इजी था बहुत ये। ठीक है, 89 क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग डज नॉट इंक्लूड। जहाँ पे ये नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं। नॉट वाला वर्ड हम पढ़ते नहीं है और गलत कराते हैं। तो इसमें आपके कौन से जो है पॉपुलर फॉर्म्स नहीं है एडवर्टाइजमेंट की? तो आपके टेलीविजन तो आता ही आता है, प्रिंट वाला भी आता है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट भी आता है। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। तो एलिमिनेशन मेथड से आप ये सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, देन आपका 90th क्वेश्चन, 90th क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ गिवन अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट नॉन एज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और द मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसमें पूछा हुआ आपका स्कूल ऑफ थॉट में आपका किसने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, या प्रिंसिपल स्कूल जिसे हम कहते हैं। तो आपके जो 14 प्रिंसिपल्स थे किसने दिए थे? ठीक है, किसने दिए थे? हेनरी फ्योल ने दिए थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हेनरी फ्योल, जिसने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, जिसे हम प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स किसने दिए थे? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए थे। तो ये आपके 90 क्वेश्चंस हो गए सॉल्व। ठीक है, पेपर 2 के कॉमर्स के। अब लास्ट में आपको पता है आपको क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गिवन होता है। ठीक है, तो आपको 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए थे और दोनों ही बहुत ईजी थे। ठीक है, तो आपके पहला जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था 91 to 95, ये आप रीड कर लेना। ठीक है, आपको आपने इसके क्वेश्चंस आई होप कर लिए होंगे। इसके आंसर देख लो बस एक बार, आप इसको आप रीचेक कर लेना। ठीक है, 91st का आपका आ जाएगा, 91st का आपका आंसर आ जाएगा थर्ड, 92 का सेकंड, 93 का फोर्थ। ठीक है, देन 95 का आपका सेकंड। ठीक है, और 94 का थर्ड एंड 95 का सेकंड। देन आपका लास्ट जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है 96 to 100, इसके भी आंसर आप नोट डाउन कर लो। 96 का आपका आंसर है फर्स्ट, 96 का आंसर फर्स्ट, 97 का भी फर्स्ट। अब इसमें फर्स्ट बहुत ऑप्शन आए हुए हैं, फर्स्ट इसका भी। ठीक है, देन 99 का सेकंड है, एंड आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 100th क्वेश्चन, इसका आपका है, एक सेकेंड, 2 क्वेश्चन मार्क हो रखे, इसको सही कर लो। इसका आएगा आपका, इसका देख लेना। ठीक है, 2 मार्क किए हुए हैं, इसका आई थिंक थर्ड आएगा, इसका चेक कर लेना। ठीक है, तो आपका ये 100 क्वेश्चन जो है हमने आज डिस्कस कर लिए पेपर 2 कॉमर्स का। ठीक है, जो कि हुआ था हमारा शिफ्ट 1 में। ठीक है, ऑन 18th जून। ठीक है, तो अगर मैं इसका ओवरऑल कहूँ, आपको बताऊं कि कैसा आया था आपका पेपर, तो मैं कहूँगी आपका पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट आया था। ठीक है,
हाई लेवल का या मुश्किल मैं नहीं कहूँगी, ईज़ी टू मॉडरेट जो था वो आपका पेपर था, ठीक है। इसमें हमने अकाउंट्स के क्वेश्चंस काफ़ी देखे, टैक्स के क्वेश्चन काफ़ी देखे हमने, इस बार मार्केटिंग के थोड़े कम क्वेश्चन थे, ठीक है। देन आपके बैंकिंग के भी क्वेश्चन इस बार ज़्यादा थे, जबकि बैंकिंग के भी इतने नहीं आते हैं। तो एनटीए का कुछ भी जो है वो फिक्स नहीं होता कभी भी, मैं आपको बता दूँ। हमेशा ऐसे होता है, किसी भी यूनिट से कितने भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जो आप पूछते रहते हो कि किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो कोई फ़ायदा नहीं है पूछने का, क्योंकि कभी भी वो फिक्स नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी यूनिट से तो एक ही क्वेश्चन आया होता है, ठीक है। तो ये कभी भी एनटीए फिक्स नहीं करती है, ठीक है। बट सिलेबस वही है आपका, टॉपिक्स वही रहते हैं जो आपने पढ़ने हैं। और आपने इस बार ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट हम बताते हैं, वो उसमें से क्वेश्चन आए हैं। ऐसा नहीं है कि जो मेन टॉपिक से उससे क्वेश्चन ही नहीं आया और पता नहीं क्या आ गया। तो इस बार जो है आपके आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ही कम, या आई थिंक नहीं आए, हमने जितने भी अभी डिस्कस किए उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगा कि जो आपका आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द सिलेबस था। सारे आपके सिलेबस से रिलेटेड थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आई होप आज का जो लेक्चर है, आज की जो मैंने आंसर किया, आपके साथ डिस्कस किया, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप इसको खुद भी एनालाइज करना और उस वो टॉपिक को जाके फिर से आप जो है वो अच्छे से पढ़ोगे नेक्स्ट टाइम जब भी आपने अगर एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी होगी वो हम क्लियर कर देंगे। ओके, तो आज का जो हम लेक्चर है वो वाइंड अप करते हैं और आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।